वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए अपडेटेड सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जीके ऑफ इंडिया की, जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे जो हमारी 3 पार्ट में रहने वाली है। आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन गवर्नर जनरल्स और सोशो कल्चर रिफॉर्म्स डिस्कस करेंगे। आपको बता दें रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं गवर्नर जनरल्स और सोशल कल्चर रिफॉर्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें इस बार आपने करना ये है कि जो आप वीडियो देखोगे इसमें जो चीज़ें आपने सुनी पढ़ी वो नोट्स आपको मिलेंगे, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है साथ साथ में। ये नहीं है कि आप एक बार वीडियो देख लो तो आप अगले महीने इसको जाकर पढ़ोगे, इसको याद रखोगे चीज़ों को, वो ऐसा नहीं करना है। आपने साथ साथ में जो चीज़ें वीडियो में देखी हैं वो नोट्स आपने उसका प्रिंट निकाल कर अच्छे से साथ साथ में कवर करना है। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जो यूरोप के आए, यहाँ पुर्तगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश अंग्रेज़ आए, तो उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे गवर्नर जनरल और फिर फाइनली हम देखेंगे सोशल कल्चर रिफॉर्म्स। तो एडवेंट ऑफ यूरोप में सबसे पहले जो यहाँ पर यूरोपियन इंडिया में आए हैं वो है पुर्तगीज़। तो पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर इस पार्ट में कवर करेंगे और जो आगे वाले पार्ट है उसमें सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेंगी। पुर्तगीज़ की बात करें तो पुर्तगीज़ जो है 1498 में आए हैं, 1961 तक ये रहे हैं। कैपिटल इनका कोचीन में रहा है, बाद में ये गोवा में शिफ्ट हुआ था कैपिटल। और इनमें जो इम्पॉर्टेंट लीडर थे पुर्तगीज़ के, इसमें सबसे पहले आता है वास्को द गामा। वास्को द गामा कैलिकट में 1498 में आते हैं और उस वक़्त कैलिकट पे जिनका राज चल रहा था, हिंदुस्तान जो राजा थे वो थे जमोरिन। और इन्होंने वास्को द गामा ने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की कोचीन में 1502 में। इनके बाद आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, फर्स्ट गवर्नर रहे हैं पुर्तगीज़ के इंडिया में। आपको पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आपने याद रखना है। उसके बाद जो है यही जो अल्मीडा थे इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की थी, जिसका मतलब है पुर्तगीज़ हैड पावर ऑन सीज ओनली, समुंदर पे उनकी पावर्स रहेगी। तो अल्फिंजो दी अलबकर जो आए इन्होंने गोवा को कैप्चर किया 1510 में। इनको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ कॉलोनियल एम्पायर इंडिया में, जो रियल फाउंडर माने जाते हैं पुर्तगीज़ कॉलोनियल एम्पायर के, वो हैं अल्फिंजो दी अलबकर। और ये पहले हैं जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को एबॉलिश किया था। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं फ्रांसिस्को वास्को दी गामा 1498 में आए। साथ साथ में चीज़ें याद रखनी है, आपको पहले बता दूं 1498 में कैलिकट में आए। ये पूरे पॉइंट एक एक पॉइंट, ये अब पहले हम सिर्फ मोटा मोटा देखते थे वो नहीं, एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। कब आए, उस वक्त किसका राज था, जमोरिन का। फैक्ट्री कोचीन में इस्टेब्लिश की 1502 में। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर पुर्तगीज़ के कौन है आपने याद रखना है। और इसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की। फ्रांसिस्को अलबकर के बारे में आप याद रखना। कैप्चर गोवा को 1510 में किसने किया, कौन से पुर्तगीज़ के लीडर थे। और रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ कॉलोनियल किसको कहा जाता है, पहले पुर्तगीज़ के जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को एबॉलिश किया। और इसके बाद 2 और यहाँ पर लीडर थे, दैट इज़ नीनो दा चुन्हा, ट्रांसफ़र जिन्होंने कैपिटल को किया कोचीन से गोवा। तो ये आपने याद रखना है, पहले कोचीन कैपिटल बनाएगी पुर्तगीज़ के द्वारा, बाद में 1530 में कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया गोवा। किसने किया, नीनो द चुन्हा ने किया। और साथ में ड्यू जो है 1535 में कैप्चर किया, दमन को 1559 में कैप्चर किया गया। और एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, पुर्तगीज़ ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, टबैको इंट्रोड्यूस किया, टी, कॉफ़ी, पेपर, ऐसे जो प्रोडक्ट है ये पुर्तगीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया के अंदर। तो आपने पुर्तगीज़ के बारे में इतना एटलीस्ट याद रखना है। इसके बाद हम बात करें डच और इंग्लिश की। डच सबसे पहले बात करें 1602 से लेकर 1759 तक डच रहे हैं। नीदरलैंड के थे डच, कौन सी कंट्री से, नीदरलैंड। फॉर्मेशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1602 में। 21 ईयर की मोनोपोली जो है डच को स्पाइस ट्रेड पे मिली। हेडक्वार्टर इनका पुलिकट और नागापट्टिनम में रहा। इन्होंने फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश की डच ने, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में 1605 में और पुलिकट में 1610 में। और इंग्लैंड अंग्रेज़ जो आए, अंग्रेज़ यहाँ पर बात ज़रूरी है, अंग्रेज़ के बारे में पढ़ना। अंग्रेज़ जो आए हैं वो 1600 में आए हैं और 1947 आपको पता है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। कंट्री ब्रिटेन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश की।
अंग्रेज़ जब आए सबसे पहले, वो बैटल्स की बात हम अगले वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्या क्या बैटल हुई, प्लस से बक्सर वगैरह। अंग्रेज़ जब आए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1599 में एंड वाज गिवन रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा इनको रॉयल चार्टर मिला 1600 में, टू ट्रेड इन ईस्ट। इसके अलावा आपको दो बंदों का नाम याद रखना है, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय। ये दो बंदों का नाम याद रखना है। विलियम हॉकिन कमांडर थे हेक्टर के, द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड इन इंडिया। ये जहांगीर के कोर्ट में आपको पूछा जाए, विलियम जो हॉकिन है वो कब आए, 1609 से लेकर 11 तक ये रहे हैं। कहाँ, किसके दरबार में रहे हैं? जहांगीर के दरबार में, मुगल एम्पीरियर जहांगीर के दरबार में। लेकिन ये परमिशन ट्रेड के लिए नहीं ले पाए। बाद में थॉमस राय जब आए, इन्होंने परमिशन ले ली जहांगीर से ट्रेड इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। यहीं से कहानी बदलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की सूरत में 1613 में पहली फैक्ट्री जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टार्ट की गई। और डेन्स और फ्रेंच के बारे में बात करें तो डेन्स 1616 से लेकर 1860 तक रहे हैं इंडिया में। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में इस्टेब्लिश हुई है। इनके जो कैपिटल रहे हैं वैंकूवर तमिलनाडु और सहारनपुर बंगाल में रही है। फ्रेंच 1664 में आए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है 1664 में कोलबर्ट के द्वारा, ये नाम याद रखना है। एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री, इन्होंने फैक्ट्री बनाई सूरत में 1668 में, पुडुचेरी में 1673 में फैक्ट्री बनाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, हालांकि हम अलग से भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बैटल ऑफ वेंडीवास 1760 में होती है। दिस थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार रिजल्टेड इन द ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द फ्रेंच। यहाँ पर देखो बैटल ऑफ, ये जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार है ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होती है, जहाँ पर ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं। इसको बैटल ऑफ वेंडीवाश आप याद रखना है 1760। गवर्नर जनरल पर रिसेंट जो 2-3 एग्ज़ाम हुए, सब में गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा गया, वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सोशो रिलीजियस सोशो कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे रिसेंटली क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन पे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू द सोशो रिलीजियस और सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक नज़र आए, 1 मिनट और देखो, जब तक चीज़ें दिमाग में ना जाएं तो फिर पढ़ने का फ़ायदा नहीं। मैं बस एक बार आपके आंखों के सामने ये गुजारूंगा। पुर्तगीज़ वास्को द गामा के बारे में आपने याद रखना है, ऐसे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। आप ये मत सोचो यार कोई आपको आएगा आपके दिमाग में घुसा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। जिसको नौकरी चाहिए है खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे ये काम है, आप टीचर का काम गाइड करना कि हाँ भाई ऐसे करना है, जो आपको बता रहे हैं मेहनत आपने करनी है, ठीक है। आपको बैठना है तसल्ली से। वास्को द गामा कब आए, किसके दौर में आए, क्या किया, फैक्ट्री कहाँ बनी, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, पहले बार में मुश्किल लगा, दूसरी तीसरी चौथी पंचवीं 10 बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी लग जाएगा। डच आए, इंग्लिश कब आए, क्या किया उन्होंने, विलियम हॉकिन किसके दौर में आया, थॉमस राय ने किसको परमिशन मिली ट्रेड के लिए, तो ये चीज़ें आपने याद रखना है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई, कोलबर्ट ने। फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई, बैटल ऑफ वेंडीवाश किसके बीच में हुई, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और जहाँ तक बात करें सोशल रिलीजियस कल्चर और जो भी मूवमेंट्स हुई हैं, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में आत्मीय सभा की। ब्रह्मो समाज से पहले बनी है आत्मीय सभा। डेटें भी आपने याद रखनी है। पहली बार मुझे पता है जब आप पढ़ोगे पहली बार आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। जो नए एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनको 60% पहले तैयार है, बस 40% और उन्होंने अच्छे से पढ़ना है। आत्मीय सभा 1815 में इस्टेब्लिश की गई। किसके द्वारा, लीडर फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अर्लियर रिफॉर्म अपोज द आइडियल वर्शिप अपोज कर रहा था। ब्रह्मो समाज 1828 या 30 में बनी है, राजा राम मोहन राय इसके फाउंडर रहे हैं। ब्रह्मो समाज में आपने याद रखना है एबोलिशन ऑफ सती सबसे पहला इसका फीचर था, एम था। और दूसरा इसके इसी ब्रह्मो समाज में जो विडो रिमैरिज एक्ट पे जो है, ये विडो रिमैरिज एक्ट के सपोर्ट में थे, सती के एबॉलिश कर रहे थे सती को। टाइटल जो है राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ नेशनलिज्म का टाइटल मिला और फादर ऑफ इंडियन रेसिडेंस का टाइटल भी राजा राम मोहन राय को मिला। इसके साथ आपको बता दें 1966 में 1966 में ब्रह्मो समाज कुछ
इंटरनल डिफ्लेक्ट्स कन्फ्लिक्ट्स की वजह से टूटती है दो पार्ट में। आदि ब्रह्मो समाज जिसको लीड करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं, और दूसरी है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जिसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन। तो ये 2 पॉइंट्स आपने साथ में याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं धर्म सभा पे। धर्म सभा 1830 में बना। इसके फाउंडर्स याद रखने हैं सभी, जितने भी आपकी ये सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स हैं। राधाकांत देव जो है ये इसके फाउंडर हैं, एक ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, और ये जो धर्म सभा बनी है ये काउंटर टू द ब्रह्मो समाज के अपोजिट थी। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा जो बनी 1839 में, इसके फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर रहे हैं, वेदांता को सेपरेट कर रहे थे। परमहंसा मंडली जो है ये 1849 में बनी। दादाजी दांडेकर जो थे ये इसके फाउंडर रहे हैं। कास्ट के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट ये रिफॉर्म सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन बनी। वेदा समाज की बात करें, वेदा समाज सुदाली नायडू के द्वारा बनाएगी बाय इन्फ्लुएंस ऑफ केशव चंद्र सेन, और ये इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ, ये पूछा जा सकता है। एक एक पॉइंट याद रखना है, जो हम आपको अभी बता रहे हैं वो आपको कंपलसरी चीज़ें ये याद रखनी है। ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ किसको कहते हैं? वेदा समाज को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यंग बंगाल मूवमेंट किसने ये मूवमेंट स्टार्ट की? हेनरी डिरोजिया ने। रेशनलिज्म, फ्रीडम ऑफ थॉट्स इसका मेन एम था। आर्य समाज की बात करें 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामाकृष्ण मिशन, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब ने पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो एडिशनली आपने ऐड करने हैं। और यहाँ पर आपको बता भी क्वेश्चन पूछा था, वेदास को ये फॉलो करने वाले थे। डेफिनेटली इनका स्लोगन ही था गो बैक टू वेदास और इंडिया फॉर इंडियंस। ये अपोज कर रहे थे अनटचेबिलिटी को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, चाइल्ड मैरिज को। प्रथाना समाज की बात करें, आत्माराम पांडुरंगे इसके फाउंडर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म्स, इसका एम था सोशल रिफॉर्म, वुमेन राइट्स। प्रथाना सभा जो है ये MG रनाडे के द्वारा बनाई गई थी, ये आपने साथ में एडिशनली याद रखना है। यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपको कुछ, एक तो सबसे पहले जो उसका एम है, ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं कॉलम वाइज, ताकि आपको, मैंने चाहा, देखो पहले था हमने बनाया हुए नोट्स, लेकिन अब मैंने कॉलम वाइज रखे हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स भी याद रहें, डेट भी आपको एकदम से सीक्वेंस में याद रहे। रामाकृष्ण मिशन की बात करें, रामाकृष्ण मिशन जो है 1897 में ये मिशन बनाया गया, स्टार्ट किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये पॉइंट नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ में जो फीचर्स हैं वो भी याद रखने हैं। सर्विस ऑफ सोसाइटी, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, ब्लॉड स्काई एंड ओकलैंड ने बनाया ये ऑर्गेनाइजेशन। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, बिसंत प्रोमिनेंट रहे हैं इसमें। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में बनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले के द्वारा बनाई गई। सोशल सर्विसेज एजुकेशन इसका मेन एम था। सत्याशोधक समाज, ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली इस पे, किसने ये फाउंडर कौन है? तो यहाँ पर ज्योतिराव फूले आपने याद रखना है। ये भी सोशल इक्वलिटी, एजुकेशन राइट ऑफ वुमेन वगैरह पे शूद्राज एंड दलित्स के रिलेटेड बनाई गई थी सत्याशोधक समाज, ज्योतिराव फूले। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फाउंडर रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम मुस्लिम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, उससे पहले एक नज़र और लगा लो आप जल्दी से, फाउंडर्स पे एक नज़र लगा लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं आगे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, धर्मा सभा राधाकांत देव, तत्वबोधि सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, परमहंसा मंडली दादाजी दांडेकर, वेदा समाज सिदाली नायडू, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी डिरोजिया, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रथाना समाज आत्माराम पांडुरंगे, रामाकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्लॉड स्काई एंड ओलकोट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी GK गोखले, सत्याशोधक समाज ज्योतिराव फूले। तो ये आपने सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडर हैं इसके, उसके बाद डेट और ये फीचर्स भी आपने साथ में याद रखने हैं। एक एक करके पहले फाउंडर याद कर लो, फिर दूसरे स्टेप में आप
डेट्स याद कर लो। फिर तीसरे स्टेप में आप इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स याद कर लो। इसके बाद कुछ मुस्लिम रिफॉर्म्स आई, जिसमें आपके अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, इनके फाउंडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फाउंडर आपने याद रखने हैं। अलीगढ़ मूवमेंट का भाई डेट भी याद कर लो। फाउंडर सर सैयद खान फाउंडर रहे हैं। देवबंद मूवमेंट के नूनतवी एंड गंगोई फाउंडर रहे हैं। अहमदिया मूवमेंट के मिर्ज़ा गुलाम अहमद फाउंडर रहे हैं। वहाबी मूवमेंट के सईद अहमद बरेलवी फाउंडर रहे हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद कुछ जो है ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट्स जो आपको साथ में एडिशनली याद रखनी है। संथल रिबेलियन, मुंडा उलगुलम, तानाबत मूवमेंट, इक्का मूवमेंट, ये आपने इसको भी साथ में ऐड करना है। और कुछ वुमेन रिलेटेड भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट्स की बात करें तो आर्या महिला समाज, जिसके फाउंडर पंडिता रामाबाई, भारत क्षत्रिय मंडल के फाउंडर सारला देवी चौधरानी, वुमेन इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर एनी बेसेंट एंड इसके कज़न्स जो थे, महिला सेवा मंडल जो है DK कर्वे इसके फाउंडर रहे हैं। सेवा सदन की बात करें तो रामाबाई हरनाडे इसकी फाउंडर रही हैं। तो ये आपने वुमेन रिलेटेड भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके फाउंडर्स, डेट और क्या इसका मेन एम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपने याद रखना है। साथ साथ में कुछ और एडिशनल मैं आपको बता दूं, पीसेंट अपराइजिंग्स, कुछ इंडिगो रिवार्ड, डेक्कन राइट्स, मोल्फा रिबेलियन, पबना मूवमेंट जैसी पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। इंडिगो रिवार्ड 1859-60 में हुआ बंगाल में, जगह याद रखना। इस पर भी क्वेश्चन बना था GKSB के द्वारा। किसने स्टार्ट किया? दिग्बंधर विश्वास और विष्णु विश्वास। देखो प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बहुत से एस्पेक्ट कमेंट करते हैं पहले सीख कर आओ प्रोनाउंसिएशन। मैं इंग्लिश की क्लास ये प्रोनाउंसिएशन या मैं कोई एंकर नहीं बनने वाला हूँ, ना ही मुझे शौक़ है यहाँ पर, वो ज़रूरत है मुझे, ठीक है। आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे ही काम करते रहो, और जो जिनको सिलेक्शन चाहिए वो सिलेबस पे काम करेंगे, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वैसे भी टंग में प्रॉब्लम है, मैं वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ सीधे, और ना ही मुझे सीखने की भी ज़रूरत है। आई डोंट नीड, ठीक है। नौकरी जॉब लगी है और प्रोनाउंसिएशन की, ना ही मुझे कोई TV एंकर बनना है न्यूज़ चैनल का, और ना ही आपको मेरे ख्याल से ज़रूरत है इतना टाइम वेस्ट करने की। अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ो, और फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पीसेंट मूवमेंट है, ये पीसेंट्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो अनविलिंगली बाय यूरोपियन फैक्ट्री ओनर्स। तो यहाँ पर जो इंडिगो रिवॉल्ट है, इसमें जो पीसेंट थे उनको फोर्स किया गया कि इंडिगो जो है उसको ग्रो किया जाए यूरोपियन फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा। तो ये इसके रिलेटेड है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इंडिगो ग्रो करना, पीसेंट को फोर्सफुली कहा गया कि इंडिगो ग्रो करो। इसका जो इसमें जो एंगर है, जो गुस्सा है पीसेंट के अंदर, वो एक्सप्लोड होता है गोविंदपुर विलेज ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, विच इज़ लेड बाय विश्वास ब्रदर्स। और इसमें जो अदर इम्पॉर्टेंट रोल है, हरीश चंद्रा मुखर्जी का रोल है, जिसने हिंदू पेट्रियार्ड लिखा, एडिटर चीफ रहे थे न्यूज़पेपर के। दीनबंधु मित्र की बात करें, नील दर्पण जिन्होंने लिखा है। दोनों पॉइंट याद रखना, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जगह का पूछा जा सकता है, इंडिगो रिवॉल्ट कहाँ पर हुआ? बंगाल में। डेक्कन राइट कहाँ पर हुआ, कब हुआ? 1875 में। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। किसके रिलेटेड था? ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ मनी लेंडर्स। मोल्फा रेबेलियन कहाँ पर हुआ? मालाबार रीजन जो है, नॉर्थ रीजन ऑफ नॉर्थ केरला का, 36 से ये लंबा चला है ये रेबेलियन। मालाबार रीजन याद रखना केरला का। कहाँ पर ये मूवमेंट हुई? केरला में। दक्कन कहाँ पर मूवमेंट हुई? महाराष्ट्र में। पबना मूवमेंट ईस्ट बंगाल में हुई। क्या इसका क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट हुई? ये रेबेलियन मूवमेंट क्यों स्टार्ट होती है? कोई ट्रिगर तो होता है, वो ट्रिगर आपने पढ़ना है और कहाँ पर हुई, ये पॉइंट आपने याद रखने। भुजोलिया मूवमेंट राजस्थान में हुई। बरदौली सत्याग्रह 1928 में सूरत गुजरात में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये लीड किया गया सत्याग्रह। तो ये पॉइंट्स आपने इस तरीके से याद रखने हैं। मूवमेंट कब हुई, ये रेबेलियन कब हुआ, डेट, और ये ट्रिगर किसने स्टार्ट किया है मूवमेंट, और ट्रिगर क्या था, वजह क्या बनी ये मूवमेंट स्टार्ट होने की। बगावत, ये जो राइट है, रिवॉल्ट है, ये क्यों हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या वजह बनी और कब हुआ। तो ये पॉइंट्स आपने इस तरीके से याद रखना है। तो अब हम आते हैं गवर्नर जनरल पे। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज की वीडियो का, और यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। गवर्नर जनरल, देखो मैं पूरी लंबी चौड़ी कहानी नहीं कर रहा हूँ। गवर्नर जनरल में सबसे पहले गवर्नर जनरल बंगाल रहे थे 1767-78 में 78 तक ये रहे हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव,
ठीक है। उसके बाद ये चेंज होता रहा, गवर्नर जनरल बंगाल पे पहले अंग्रेज़ थे, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल बने, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब जब अंग्रेज़ों का राज बढ़ता रहा ये नाम चेंज होता रहा। गवर्नर जनरल बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइसराय ऑफ इंडिया, और वाइसराय ऑफ इंडिया 1947 तक चले, ठीक है। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाए पहला तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए आपको तो विलियम बेंट्रिक आपने याद रखने हैं, ठीक है। और विलियम बेंट्रिक इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंट्रिक के दौर में चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो चेंज होती है इनटू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। वाइसराय की बात करें तो वाइसराय 1858 से 1947 तक चले हैं। पहले वाइसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग, ये आपने लॉर्ड कैनिंग याद रखना। सबसे पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जिनके दौर में आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द कंपनी रूल जो था वो एबोलिश किया गया और इंडिया कैम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है इनके दौर में, विच चेंजेस द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसराय ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको बताएं एक एक पॉइंट जो है आपने याद रखना है। वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया गया है। परमानेंट सेटलमेंट सब्सिडी लाइन्स ये क्या है हम आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वेलेस्ले के दौर में सब्सिडी लाइन्स इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे हैदराबाद, अवध जैसी कुछ स्टेट इसमें आती हैं। विलियम बेंट्रिक की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने ओट लॉर्ड यानी प्रैक्टिस ऑफ सती को एबॉलिश किया। इसको एबॉलिश भी आप लिख सकते हो, एबॉलिश किया। इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई मुकाले के द्वारा। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ की बात करें, लिबरेटर ऑफ प्रेस इनको माना जाता है। ये लिबरेटर ऑफ प्रेस क्या है, प्रेस की आज़ादी, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। जो पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स। फिलहाल आपको ये याद रखना है लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता है, मैककैफे को कहा जाता है। डलहौसी की बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया, डलहौसी ने। ये डेटे भी साथ में याद रखने हैं, ये मैं बोलने से मेरे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बोल दूंगा। लिखा है आपने बैठना है तसल्ली से, लाइब्रेरी में बैठो, घर के किसी कमरे में बैठो, दरिया के किनारे बैठो, पहाड़ पे बैठो, जहाँ पर बैठो अच्छे से पढ़ो, चीज़ें याद रखो, ठीक है। इंट्रोड्यूस द रेलवे, टेलीफोन, टेलीग्राफ इन इंडिया, और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक पॉइंट याद रखना है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया पूछा जा सकता है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, तो डलहौस को ही कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया, डलहौस। लिबरेटर ऑफ प्रेस कौन है, मैककाफ। ऐसे स्टेटमेंट में 4 पॉइंट दिए हो सकते हैं आपको। रिवॉल्ट 1857 किसके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ, ये बगावत हुई, तो ये लॉर्ड कैनिंग के दौर में रिवॉल्ट हुआ 1857 में। डेटें याद रखोगे, यहाँ से आपको इवेंट खुद ब खुद भी हो सकता है, आपको माइंड में आ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी इनके दौर में पास हुआ। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया माना जाता है इनको। लॉर्ड मायो की बात करें तो वाइसराय हुआ किल्ड, पहले वाइसराय थे जिनको किल्ड किया गया अंडमान आइलैंड में। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया जो इनकम्प्लीट सेंसस, पहला सेंसस 1872 में हुआ, लॉर्ड मायो के दौर में हुआ। बाद में लॉर्ड रिपन के दौर में कंप्लीट सेंसस होता है, आगे आप पढ़ोगे। लॉर्ड लिटन की दो बात करें तो दिल्ली दरबार क्वीन विक्टोरिया के द्वारा इनके दौर में हुआ। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, पहले तो लिबरेटर ऑफ प्रेस ऊपर आप देख रहे हो मैककैफे को कहते हैं, बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आए अंग्रेज़। इनको लगा नहीं जी आज़ादी नहीं देनी है। ये क्या है टर्म, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। टर्में आपको नहीं कन्फ्यूजन है, अभी फ़िलहाल पॉइंट याद रखो। टर्में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। ये क्या है वर्नाकुलर प्रैक्टिस, लिबरेटर प्रेस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये टर्म्स आप सुनोगे। फिलहाल आपको ये पूछा जाता है कि आपको कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ, लिटन के दौर में। आपको पूछा जाए ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके दौर में इंट्रोड्यूस किया, रिपन के दौर में। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस रिपन के दौर में। इल्बर्ट बिल रिपन के दौर में। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये रिसेंटली भी पूछा गया क्वेश्चन इस पे। लॉर्ड डफरिन के दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद तो 1905 के बाद तो पूरी डिटेल से हिस्ट्री आप पढ़ोगे, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। कर्जन के दौर में, इसके बाद डेटें ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की, खुद ब खुद इवेंट आपको याद आ जाए, क्योंकि पता है 1905 तक क्या इवेंट हुए, 10 से 16 तक क्या हुए, ये सारे इवेंट आपको पता हैं, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल
1905 में होती है, कर्जन के दौर में स्वदेशी मूवमेंट 1905 या 6 में स्टार्ट की जाती है। लॉर्ड हार्डिंग के दौर में कैपिटल शिफ्ट की गई कलकत्ता से दिल्ली, 1911 में दिल्ली दरबार भी होता है। कैम्पसफोर्ड के दौर में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई 1919 में। मोंटेगो कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया। रुलाट एक्ट खिलाफत मूवमेंट 1919-20 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉर्ड रीडिंग के दौर में आप देखें 1921 से लेकर 26 तक रहे हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट 22 में होता है। महात्मा गांधी को जेल में डाला जाता है फर्स्ट टाइम। लॉर्ड अरविंद के दौर में 26 से 31 तक रहे हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, गांधी एवरेन पैक्ट, डांडी मार्च, ये सारे आपको पता है 26 से 31 के बीच में इवेंट हुए हैं। हर एक इवेंट को इंडिविजुअली आपने पढ़ना है। आगे पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इवेंट्स को। लॉर्ड विलिंगडन के दौर 31 से 36 तक रहे हैं। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश के पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ। लॉर्ड लिंथिंगो की बात करें, क्रिप मिशन, विजिटेड इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट इनके दौर में हुई लिंथिंगो के। वेवल के दौर में शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान। माउंटबेटन के दौर में लास्ट वाइसराय इंडिया के। फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आपको पता है, इनके लास्ट यही थे। इसके बाद कुछ देर तक C राजगोपालाचार्य फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के बने हैं। तो ये आपने इस तरीके से एक एक पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। टर्म्स में आपको कह रहा था सब्सिडी लाइन्स, कुछ टर्म्स आई थी वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सब्सिडी लाइन्स 1798 में इंट्रोड्यूस किया गया वेलेस्ली के द्वारा। इसमें क्या था, सब्सिडी लाइन्स क्या था, अंग्रेज़ों के सारे ये पॉलिसीज़ थी किस तरह दबाया जाए इंडियन को। अ रूल अंडर विच इंडियन किंग्स हैड टू एक्सेप्ट, एक ऐसा रूल था सब्सिडी लाइन्स जिसमें जो इंडियन किंग्स हैं उनको एक्सेप्ट करना है ब्रिटिश कंट्रोल इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन के नाम पे एक्सेप्ट करना है ब्रिटिश का कंट्रोल। तो जैसे कि ये सब्सिडी लाइन्स में कौन कौन सी स्टेट आती है, उनमें कहा कि इफ़ आ रूलर एग्रीड, इन पॉइंट्स पे एग्री होता है, ही हैड टू रिमूव हिज ओन आर्मी, अपनी आर्मी निकाल दो। मस्ट कैप ब्रिटिश सोल्जर इन ही स्टेट, अपने स्टेट में ब्रिटिश सोल्जर्स होने चाहिए उसकी आर्मी में। देखो कैसे कंट्रोल किया गया। मस्ट पे फॉर दोज ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे उस स्टेट की आर्मी में, उसकी जो भी जैसे खर्चा वर्चा होगा सारा वो वही स्टेट पे करेगी। मस्ट कीप द ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफिशियल इन द कोर्ट में भी ब्रिटिश रेसिडेंट का जो अंग्रेज़ होगा वो ऑफिशियल होगा। ही कैन नॉट मेक अलायंस टू टॉक टू अदर किंग्स विदाउट द परमिशन। देखो कोई जो स्टेट सब्सिडी लाइन्स में आई, जैसे हैदराबाद अवाध वगैरह आई, वो किसी और किंग से बात नहीं करेगी विदाउट द अलायंस के लिए, विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। कैन नॉट टेक हेल्प फ्राम द यूरोपियन, जैसे फ्रेंच या अदर किसी यूरोपियन कंट्री से हेल्प नहीं लेगी। ब्रिटिश कंट्रोल फॉरेन पॉलिसी पे रहेगा। इंडियन रूलर बिकम वीक और इंडिपेंडेंट होते गए इस सब्सिडी लाइन्स की वजह से। और इसमें बहुत सारी स्टेट्स पे ब्रिटिश ने कंट्रोल किया। खास करके सबसे पहले सब्सिडी लाइन्स जो है के लिए एग्री हो गई थी हैदराबाद, इसके मैसूर, अवाध और कुछ अदर। मैन अपने 3 याद रखने हैं यहाँ पर। परमानेंट सेटलमेंट की बात करें 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें क्या था, लैंड टैक्स सिस्टम था जिसमें जहाँ पर ज़मींदार जो थे लैंडलॉर्ड्स वर डिक्लेयर ओनर ऑफ द लैंड। अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखो जिनकी लैंड है उनको ही मालिक बनाया, ठीक है, तो उसकी लैंड वो तो मालिक ही है, बनाने की क्या ज़रूरत। लैंडलॉर्ड जो थे उनसे जो है देखो उनसे जुल्म करवाया गया। आगे जो उनके लोग थे काम करने वाले उनसे खुद नहीं, लैंडलॉर्ड ज़मींदार जो थे लैंडलॉर्ड से उनको डिक्लेयर किया आपकी ज़मीन है। उनके लिए एक फ़िक्स टैक्स कह दिया कि हाँ भाई दे हैड टू पे फिक्स परमानेंट टैक्स ब्रिटिश को देना हर साल। इफ़ दे फेल देयर लैंड वाज ऑक्शन। सनसेट लॉ पास किया जिसमें कि अगर वो पैसे नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो उनकी जो लैंड है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, बोली लगाएगी, उसकी बेच दिया जाएगा। ज़मींदार कुड टेक एनी अमाउंट मनी फ्राम पीसेंट्स एज रेंट। कहा कि जितने भी ज़मींदार, देखो ज़मींदार अपनी तरफ से खुशी है कि भाई उन्होंने जितने भी पेशेंट थे, किसान थे, उनसे खुला पैसा लिया रेंट का, ज़मीन का, तो वो जाके अंग्रेज़ों को आधा दिया, आधा खुद लिया। इम्पैक्ट इसका ये रहा, ब्रिटिश गाट रेगुलर इनकम मिलती रही ब्रिटिश को। ज़मींदार जो भी थे, जिनके लैंडलॉर्ड थे, वो तो खुश थे भाई, उनको तो पैसा मिल रहा है। पीसेंट दब गए हैं, जो पीसेंट थे वो सफ़र हुए हैं इसमें पैसे परमानेंट सेटलमेंट में। इसके बाद लिबरेटर ऑफ प्रेस की बात करें। लिबरेटर ऑफ प्रेस 1835 में सर चार्ल्स मैककेफ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। 1835 से पहले स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी इंडियन न्यूज़पेपर पे, कुड नॉट फ्रीली पब्लिश नहीं हो सकता था। लेकिन जब ये मैककेफे का ये एक्ट आया, प्रेस एक्ट 1835 में,
जिसने रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। अलोड न्यूज़पेपर फुल फ्रीडम, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ द प्रेस। तो ये आपने याद रखना है। कौन सा एक्ट? प्रेस एक्ट 1835। इससे पहले उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, इस पर कंट्रोल था, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी। लेकिन ये जो मैककेफे था इसने जो है ये एक्ट लाया और फ्रीडम दी, अलो किया न्यूज़पेपर्स को पूरी फ्रीडम्स के साथ जो न्यूज़ छाप सकते थे। फिर देखो इसी के बाद कुछ अरसे के बाद 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे उसको सप्रेस किया गया, दबाया गया। इंडियन जो लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं उसको जो है वो फ्रीडम जो है वो ख़त्म कर दी गई उसकी। इट अलो द गवर्नमेंट टू सेंसर, कंसिकेट प्रेसिस, पुनिश एनी वर्नाकुलर पेपर फॉर द सेडिशन राइटिंग्स। इंग्लिश न्यूज़पेपर जो बाकी सारे जो जितने भी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर थे उस पर कंट्रोल, सेंसरशिप, लेकिन इंग्लिश को एग्जाम्प्ट किया गया, इंग्लिश पे कोई कंट्रोल। ड्यू टू स्ट्रांग अपोजिशन, हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी और फाइनली जो है लॉर्ड रिपन, ये भी याद रखना है, इसको रिपील किया गया 1881 में। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको ख़त्म कर दिया गया। अंग्रेज़ों की पॉलिसी के समझ चुके थे कि ये अंग्रेज़ किस लिए न्यूज़पेपर को बंद कर रहे हैं। तो इसके बाद फाइनली आपका आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, ये लॉर्ड डलहौसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या? इट्स स्टेटेड दैट इफ़ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, हिज किंगडम वुड ऑटोमेटिकली लैप्स। देखो, जिस भी राज्य का कोई बच्चा लीगल हायर नहीं था, अडॉप्टेड सन की बात नहीं करेंगे, लीगल हायर, उसका कोई लड़का नहीं था, बेटा नहीं था, तो उसकी ऐसा था ना कि वो राज्य के बाद राजगद्दी उसके बेटे को जाती है। लेकिन जिसका बेटा नहीं है, अगर उसका अडॉप्टेड सन होगा उसको नहीं जाएगी। तो क्योंकि नाना साहब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे बाजीराव के, तो यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा वही एक ट्रिगर वो भी बनता है 1857 के रिवाल्ट का। तो ये जो डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से बहुत सारे जो एरियाज़ थे कैप्चर किए अंग्रेज़ों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड सन वर नॉट रिकॉग्नाइज एज हायर, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मेजर स्टेट जो इस चक्कर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्ट की वजह से जो अंग्रेज़ों ने हथियार लिए, वो उसमें 17 झांसी, नागपुर, उदयपुर जैसी स्टेट्स आती हैं। तो अब देखो, ये तो बात हमने कर दी, लेकिन अब जो है इसको कौन पढ़ेगा, इनको याद कौन रखेगा? और कोई अगर ये कहे कि मुझे याद नहीं आता, बिल्कुल डिसिप्लिन से आपके सामने लिखा है ताकि पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो, याद रखने में भी दिक्कत ना हो। अब ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, याद रखोगे, तभी एग्ज़ाम में जो है साथ साथ में, अभी वीडियो देखी है, अब सोचोगे 1 महीने के बाद हमारा जब मन आएगा, टाइम मिलेगा तो देखेंगे, फिर वो फ़ायदा नहीं है। फिर ये वीडियो में सुना है, इसको अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, इसको याद करने की कोशिश की, तो वो दिमाग में चला जाएगा। अदरवाइज़ ये जो अभी जो है आधा घंटा आपने सुना, ये आपका वेस्ट चला जाएगा। जो भी ऐसे मेरे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जगह से एग्ज़ाम के लिए, और ये अपडेटेड सीरीज़ आपको बता रहा हूँ, इसके कुछ डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, बाकी सारे आपको अनलिस्टेड वीडियोस रहेंगे जो एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होंगी। अगर एप्लीकेशन में विजिट करना चाह रहे हो तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और चार्जेस की परवाह ना करें आप, बिल्कुल मिनिमम चार्ज जो हमसे पॉसिबल हो सकता है ओनली 150 रुपीज़। हालाँकि बाकी आप जगहों पर देखते हो तो आपको 600, 700, 800 में अवेलेबल कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे 1-2 कोर्सेज़ को छोड़कर बाकी फाइनेंस, जूनियर स्टूडेंट, जेके पुलिस, ये सारे जो है आपको ओनली 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, पहले तो हमने ऑलरेडी डाले हैं सारी चीज़ें, लेकिन अब हम अपडेटेड जो डाल रहे हैं वो भी आपको उसी में कवर हो जाएगा। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट जो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे।